उसके सामने उसके भाई का शरीर पड़ा था और उसके हाथों में था वो खून से सना चाकू, क्योंकि इस 12 साल के लड़के ने अपने ही भाई की जान ले ली थी, वो भी एक मछली के लिए। और कुछ ही समय पहले बिल्कुल इसी तरह इसी लड़के के सामने पड़ा था इसके पिता का शरीर, जिन्हें जहर दिया गया था। और सिर्फ 10 सालों बाद उसी लड़के के हाथों में तलवार थी और वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था जो बना था उन मारे हुए लोगों के शरीरों से जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। ये था दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान। जिसने करीब 40 मिलियन लोगों की जान ली थी और इसने चाइना से लेके यूरोप तक सब कुछ जला दिया था। और ऐसा करने के बाद इस इंसान ने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसे तुम लोग जानते हो मंगोलियन एम्पायर के नाम से। एंड लिटरली ये कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा तुम लगा लो कि पृथ्वी के 15 से 17% जमीन को कवर करता था। ये लड़का था चंगेज खान और उसका ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि आज की दुनिया में भी कोई कंट्री इसके साइज के आसपास नहीं पहुंची। और जब चंगेज खान मरा तो उसका साम्राज्य टूटने लगा और वो देश जहां से दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर शुरू हुआ था वो खुद दुनिया के सबसे ज्यादा खाली देशों में से एक हो गया। ये है आज का मंगोलिया। और इस देश की सबसे अजीब बात यह है कि इसमें केवल एक ही शहर है, मतलब इतने बड़े देश में केवल एक शहर जिसका नाम है उलान बातार। और इस शहर में पूरे देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी रहती है और बाकी 99.7% मंगोलिया खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि इस जगह को कोई श्राप लगा हो जिसने लोगों को यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि चंगेज खान, जिसका साम्राज्य एक टाइम पर सबसे बड़ा था, उसका देश आज पूरी तरह से खाली क्यों है? क्या ये देश सचमुच किसी श्राप को झेल रहा है या इस देश को चंगेज खान के किए गए पापों की सजा मिल रही है? तो चलो आओ जानते हैं, उस राज का पर्दाफाश करते हैं कि हाउ दिस ग्रेटेस्ट एम्परर टर्न्स इनटू अ घोस्ट कंट्री। साल 1170, मंगोलिया के पहाड़ों का एक बर्फीला इलाका। एक औरत अपने 5 बच्चों के साथ एक नदी के किनारे खड़ी है। इसके हाथों में है एक टूटी हुई लकड़ी का हथियार और इसके पास खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस औरत का नाम है होयलन और इसका सबसे बड़ा बेटा है तैमूजीन, जिसको एक दिन दुनिया चंगेज खान के नाम से जानने वाली है। लेकिन आज वो दिन बहुत दूर है, क्योंकि अभी तो ये लड़का केवल 9-10 साल का ही है और इस कमजोर से परिवार को उनके कबीले वालों ने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। तैमूजीन और उसका भाई खासर पत्थरों से छोटे जानवरों को मारते थे। कई दिन तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता था, उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, वो भी -30 डिग्री के टेम्परेचर में। इस डरावनी सी जिंदगी के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लड़के की जिंदगी ही बदल दी। शिकार का एक छोटा सा झगड़ा। तैमूजीन के सौतेले भाई बैक्टर ने उसका शिकार छीन लिया और उसके बाद तैमूजीन ने अपने भाई खासर के साथ मिलकर अपने उस सौतेले भाई को तीर मारकर ऊपर पहुंचा दिया। जी हाँ, अपने ही भाई को एक शिकार के लिए। और इस घटना के बाद तैमूजीन हमेशा के लिए बदल गया। उसने जीने के लिए मौत के डर का सहारा लेना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने डर का साम्राज्य अपने कबीले से लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों तक इस तरह फैलाया कि लोग उसके नाम से कांपने लगे। जब वो राजा बना तो वो हर राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य मंगोलिया में मिला लेता था और जो उसकी बात नहीं मानता था वो उस पूरे राज्य को मिट्टी में नहीं खून में मिला देता था। लिटरली ये इतना ज्यादा क्रूर और बर्बर था कि कई बार युद्धों के बाद लाशों के पहाड़ बन जाते थे, हवा में खून की महक होती थी और मिट्टी पूरी तरह से लाल हो जाती थी। लेकिन ना आप चंगेज खान बचा है ना ही उसका साम्राज्य है। तो बस एक सवाल कि आखिर क्यों? इतना बड़ा देश ऑलमोस्ट खाली हो चुका है और यहाँ की 50% से ज्यादा की आबादी इस पूरे एरिया के 0.3% वाले एरिया में रह रही है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मंगोलिया है कहाँ। तो ये देखो, ये देश एशिया के बिल्कुल बीच
में है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ चाइना है। अब नॉर्मली हर देश के पास किसी न किसी कॉर्नर में एक समंदर जरूर होता है जिससे वो ट्रेड कर पाता है, चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन मंगोलिया के पास कोई ओशियन नहीं है और ना ही कोई बड़ा रिवर है जो कि समंदर तक जाता हो। अब ये देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और ये एक तरह से पूरी दुनिया से कटा हुआ है। अब इसके बाद ये समझो कि मंगोलिया की जमीन कैसी है। तो देखो, मंगोलिया एक बहुत ऊंची जगह पर है, समंदर की सतह से करीब 1580 मीटर ऊपर, जिसे साइंटिस्ट मंगोलियन प्लेटो कहते हैं। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। साउथ में हिमालयाज है और वेस्ट में है अल्ताई माउंटेन्स। देखने में तो ये पहाड़ बड़े सुंदर है, लेकिन एक्चुअल में ये माउंटेन्स ही मंगोलिया के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, जब समंदर की नमी भरी हवाएं बारिश को इस देश की तरफ लेकर आ रही होती हैं, तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन नमी भरे बादलों को वहीं रोक लेते हैं, जिसकी वजह से मंगोलिया में बारिश ही नहीं होती। यहाँ की जमीन कंप्लीटली सूख चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि पूरे मंगोलिया में साल भर में केवल 227 मीटर बारिश होती है, वो भी सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त में, और बाकी का महीने बिल्कुल सूखा। इसीलिए मंगोलिया को लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई कहते हैं, क्योंकि साल के 257 दिन तो यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो भैया, देखने में तो ये चीजें काफी इजी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं कि साफ आसमान है, चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन इन्हीं सब की वजह से ना बारिश होती है, ना यहाँ पर कुछ उगता है। और यही चीज मंगोलिया के लिए एक सबसे बड़ा जियोग्राफिकल कर्स बन चुकी है। और मंगोलिया की असली डरावनी चीज है इसकी सर्दियां। तो देखो, मंगोलिया के बिल्कुल ऊपर साइबेरिया है, और साइबेरिया है दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक। अब इसकी वजह से मंगोलिया को जब विंटर हिट करता है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है -30 डिग्री सेल्सियस। और ये मैं एक एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूँ, कुछ जगह तो ये टेम्परेचर -40 तक पहुंचता है। और सबसे स्कैरी बात है यहाँ के टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस। यहाँ पर तापमान इतनी तेजी से बदलते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब सुबह सब कुछ सही लग रहा होगा और अगले 24 घंटे में टेम्परेचर -30 डिग्री पहुंच जाएगा। और यही रीजन है कि मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बातर, ये दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल सिटी है। अगर पूरे साल का हिसाब लगाओ तो एवरेजली ये सिटी ना पूरे टाइम फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहती है। इस जगह पर केवल 3.5 महीने फ्रॉस्ट फ्री रहते हैं, बाकी पूरा साल जमीन जमी रहती है, नदियां जमी रहती हैं। मतलब ये नदियां किसी काम की नहीं होती है, जमी हुई होती है। तुम इन पर चल सकते हो लेकिन नाव नहीं चला सकते, ना ही इनके पानी का खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता। और वैसे भी मंगोलिया में पानी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज रहती है, और जो बचा खुचा पानी रहता है ना, वो जमा हुआ रहता है। अब जरा सोचो, एक ऐसा देश जहां पर ना बारिश होती है और फुल टाइम सर्दी पड़ती रहती है, तो वो कैसा देश होगा? एक डेजर्ट कंट्री। और यही हुआ है मंगोलिया के साथ। मंगोलिया का 40% एरिया एक बहुत बड़े डेजर्ट से ढका हुआ है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ये दुनिया का 6th सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये सहारा की तरह गर्म नहीं है, बल्कि ये एक ठंडा डेजर्ट है। ये इतना बेजान और इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ पर सालों साल तक पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती। और ये गोबी डेजर्ट लगातार बड़ा हो रहा है, और ये हर साल नॉर्थ में 6 से 7 किलोमीटर की रेंज से बढ़ रहा है। मतलब जो थोड़ी बहुत बची हुई ढंग की जमीन थी मंगोलिया में लोगों के पास, धीरे धीरे वो भी खत्म होती जा रही है। अब तुम ही बताओ, इतनी सर्दी में और इतने कम पानी में और ऐसी खराब मिट्टी में क्या कोई खेती कर सकता है? क्या कोई कुछ उगा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मंगोलिया की 0.7 से 1% तक जमीन में फसल उगाई जा सकती है। एक कंपैरिजन के लिए तुमको बताता हूँ, अल्बानिया जो साइज में मंगोलिया से 54 गुना छोटा देश है, उसके पास भी मंगोलिया से ज्यादा खेती की जमीन है। तो देखो भैया, अगर खेती नहीं है तो अनाज नहीं है, और फिर शहर का, टेक्नोलॉजी का और बड़ी बड़ी चीजों का कोई सेंस नहीं रह जाता। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो, गौरव भाई ठीक है, चलो यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, तो यहाँ के लोग जीने के लिए करते क्या है और खाते क्या है? तो देखो, सर्वाइवल के लिए यहाँ के लोग वही कर रहे हैं जो हजारों साल पहले लोग किया करते थे, जानवर पालना और शिकार करना। मंगोलिया की 65% से ज्यादा जमीन पर घास के मैदान है, जहाँ पर भेड़, बकरी, घोड़े, याक, ऊंट और गाय चराए जाते हैं। और यहाँ के लोग एक जगह टिककर नहीं रहते। सर्दी में वो अपने जानवरों को पहाड़ों के बीच की वैलीज में ले जाते हैं, जहाँ ठंडी हवा से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। और जब गर्मियां आती हैं तो ये निकल कर आ जाते हैं खुले मैदानों में, जहां पर थोड़ी ज्यादा घास होती है। और इसी तरह मंगोलिया के लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं एक बंजारे की तरह। तो 21st सेंचुरी में भी मंगोलिया के लोगों की जिंदगी वैसी ही है जैसे कि चंगेज खान के जमाने में थी, करीब 800 साल पहले। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो कि गौरव भाई, मंगोलिया से भी ज्यादा ठंडे ठंडे देश हैं, वहां भी तो लोग जिंदा रह रहे हैं, तो भैया फिर मंगोलिया ही खाली क्यों हो गया है? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिसने एक्चुअली में मंगोलिया के लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है, और उस चीज का नाम है जुद। जुद का मतलब होता है मंगोलियन विंटर डिजास्टर। मतलब मंगोलिया में कभी कभी इतनी
ज्यादा ठंड पड़ती है कि पूरा मंगोलिया ही बर्फ से ढक जाता है। घास तक नहीं बचती लोगों के खाने के लिए। लोगों के खाने के लिए से मेरा मतलब है जानवरों के खाने के लिए। और जब जानवर भूखे मर जाएंगे तो भैया लोग कैसे सरवाइव करेंगे? सोचो ना, इस देश में पानी है ना, कोई रिसोर्स है ना, खेती हो सकती। और जब जुद पड़ता है, मतलब एक्सट्रीम विंटर डिजास्टर होता है, तब जानवर भी भूखे मरते हैं, क्योंकि जमीन पर केवल बर्फ ही बर्फ होती है। और बर्फ को खाकर कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है? साल 2009 से 2010 की सर्दी में एक बहुत बड़ा जुद आया था। एक ही सर्दी में 80 लाख जानवर मर गए थे। 80 लाख जानवर, कैन यू इमेजिन? ये मंगोलिया के टोटल जानवरों का 17% था। तो हजारों फैमिलीज ने जब सुबह उठकर देखा तो उनके जानवर मर चुके थे। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जानवर, ना खाना, ना पानी, और ना ही कमाई का कोई तरीका। और यही रीजन है कि आज मंगोलिया की आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ उलान बातार में रहती है। 14 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह पर रहते हैं। और मंगोलिया इतना ज्यादा खाली केवल मौसम की वजह से नहीं है। इसके इतिहास के कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। और इन्हीं हादसों ने भी इस देश के आधे से ज्यादा हिस्से को खाली रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। 1750 में चाइना की क्विंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर कब्जा किया। उसके साथ चाइनीज सोल्जर आए और उनके साथ एक चीज और भी आई जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। अब मंगोलिया के लोग हमेशा से खुले मैदानों में रहे हैं। वो कभी भी बड़े शहरों में नहीं रहे, ना ही वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट है। तो वो लोग इस तरीके की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियंस जब पहली बार अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां के नेटिव अमेरिकन में भी स्मॉल पॉक्स फैलाया था और उसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। और एग्जैक्टली यही हुआ मंगोलिया में भी। क्विंग डायनेस्टी ने जुंगार मंगोलियंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसमें वॉर और स्मॉल पॉक्स दोनों ने मिलकर अंदाजन 5 से 8 लाख जुंगार मंगोल्स मार दिए। और इस तरीके से उनकी 50 से 80% आबादी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इन सब के बाद मंगोलिया में एक और चीज आई जिसने उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को खत्म ही कर दिया। ये था तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो देखो, कुछ सेंचुरीज में बुद्धिज्म मंगोलिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास उस समय देश की करीब 20% दौलत आ गई थी। लेकिन इसके साथ ही हुआ एक अजीब काम। 20th सेंचुरी की शुरुआत में हर तीसरे में से एक मर्द बुद्धिस्ट मॉन्क बन चुका था। अब मॉन्क बन गए तो ना शादी होगी ना बच्चे होंगे। और इस तरीके से मंगोलिया में जो बचे खुचे लोग थे उनकी आबादी भी बढ़ना रुक गई। उसके बाद 1924 में सोवियत यूनियन ने मंगोलिया पर कब्जा किया। और जब 1990 में कम्युनिस्ट रूल हटा, देश आजाद हुआ, तो उस टाइम कश्मीरी वूल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने, मतलब मंगोलिया के लोगों ने भेड़ों को छोड़कर बकरियों को पालना शुरू कर दिया। ये वो बकरी थी जिससे कश्मीरी वूल बनता था। तो ये बकरी कश्मीरी वूल तो दे रही थी और इसने मंगोलिया को कश्मीरी वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बना दिया। लेकिन साथ ही साथ इसने देश को एक बहुत बड़ा श्राप दे दिया, क्योंकि जो बकरियां होती हैं वो जमीन के लिए बहुत बुरी होती हैं। ये घास को जड़ों से खा जाती है और जहां पर बकरी घास खाती है वहां फिर घास नहीं उगती। उसके खुर मिट्टी को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी हवा में उड़ जाती है। और इतने बड़े लेवल पर जब पूरे देश ने बकरियां पाली तो पूरे देश का जो पूरा सिस्टम था ना वो हिल गया। जो बची खुची घास थी उस जगह की, वो घास खत्म होने लगी, मिट्टी हवा में उड़ने लगी और रेगिस्तान इस देश को और ज्यादा अपने कब्जे में लेने लगा। और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से 1940 से अब तक मंगोलिया का टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और बारिश करीब 7% और कम हो गई है। मतलब पहले मंगोलिया में साल में 20 एक्सट्रीम वेदर वाले इंसिडेंट्स होते थे, अब साल के 40 होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अगर मुसीबतें बढ़ती गई तो मंगोलिया में बचे खुचे लोग भी सरवाइव कर पाएंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, एक हिडन प्रॉब्लम, जो कि मंगोलिया की मिट्टी में छिपी हुई है। मंगोलिया की 1/3 जमीन के नीचे एक लेयर है। इस जमी हुई मिट्टी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये होती है जमी हुई मिट्टी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये जमी हुई मिट्टी पिघल रही है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर की लेयर पर खड़ा किया जाता है, इस मिट्टी के हटने की वजह से वो जमीन में धंस जाता है। मतलब यहाँ की जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सूटेबल नहीं है। यहाँ आप कितनी ही मजबूत इमारत या ब्रिज बना लो, वो टूट जाएगा, सड़क जमीन में धंस जाएगी, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगों में भी क्रैक्स आ जाएंगे। इसका मतलब इस देश के उलान बातार नाम की सिटी के अलावा कहीं भी कुछ भी बना पाना, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब पूरी पिक्चर को देखो। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे ऊंचे प्लाटो पर बसा हुआ है। 8 महीने वहां ऐसी सर्दी होती है कि नदियां जम जाती हैं, बारिश ऑलमोस्ट होती नहीं है, 40% जमीन डेजर्ट है, ठंड ऐसी पड़ती है कि एक ही बार में 80 लाख जानवर मर जाते हैं।
लोगों के पास खाने करने के लिए कुछ भी नहीं है। जमीन ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं जा सकता और यही सारी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा रीजन बनती है मंगोलिया के खालीपन का। कोई यहाँ पर रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता। मंगोलिया इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ की जमीन, यहाँ का आसमान, यहाँ की हवा और यहाँ की हिस्ट्री ने सब ने मिलकर इंसानों के लिए एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ इंसानों को सरवाइव करना ही मुश्किल है। तो एक ऐसा देश जो दुनिया के 18वें सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन उसका 99.7 हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, बेकार है बिल्कुल। अब इसे कोई जियोग्राफिकल कर्ज कहे या फिर मंगोलिया में किए गए पुराने पापों का हिसाब, जो भी है, इस देश में सरवाइव करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन एक काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस वीडियो को लाइक करना अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये मंगोलिया पर बेस्ड वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई तुम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मंगोलिया की तरह मेरा चैनल भी खाली हो जाए। नए नए सब्सक्राइबर्स आते रहना जरूरी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।